शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम आज देखेंगे भारत और ईयू के रिलेशन को, मतलब यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993। इसमें अभी हाल ही में 27 देश शामिल हैं। उद्देश्य की यदि हम बात करें तो जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मूल्य स्थिरता जिसको प्राइस स्टेबिलिटी बोलते हैं, पूर्ण रोजगार, सामाजिक प्रगति, सोशल एम्पावरमेंट के साथ एक कैसा बाज़ार तैयार करना है, प्रतिस्पर्धा वाला बाज़ार तैयार करना है। ऐसा नहीं कि इतने जो मेंबर कंट्री हैं सब आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकें, कोई एक ही देश बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, इस बात का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरी बात सभी देशों की इकोनॉमिक प्रगति होना चाहिए, पूर्ण रोजगार की स्थिति, इसके अलावा वहाँ का जो समाज है वो भी प्रगति कर सके, और वहाँ का जो मार्केट है उसको कॉम्पिटिटिव बनाना ताकि प्राइस जो है ग्राहकों तक सही हो। यूरोपियन संघ की जो आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है, यूरोपियन संघ की आधिकारिक मुद्रा ये जो यूरो है, ठीक है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक यूरो प्रतीक मुद्रा के तौर पर स्वीकृत वर्ष है 1998। तो यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने इसको स्वीकृत किया था, कब किया था? 1998। 1993 में इसकी स्थापना होती है, 1 नवंबर 1993। अब यहीं इसकी पार्लियामेंट की या संसद की बात करें तो वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। सेंट्रल बैंक कहाँ पर है? फ्रैंकफर्ट शहर में है। संसद का सचिवालय कहाँ पर है? लग्जमबर्ग शहर में। ऑफिशियल लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो बल्गेरियन, क्रोएशियाई, चेक, दानिश, डच, अंग्रेजी, एस्तोनियावासी, इसके अलावा फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, यूनानी, हंगरी, आयरिश, इतालवी, लातवियावासी, लिथुआनियाई, मोल्तिज, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियाई, स्लोवाकी, स्लोवेनियाई, स्पेनिश और स्वीडिश। 24 यहाँ पर जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बताई जाती हैं। ऑफिशियल स्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें यूज़ किया जाता है लैटिन, यूनानी और सिरिलिक। धर्म देखें कौन कौन से धर्म के लोग यूरोपियन यूनियन में शामिल है। सबसे ज़्यादा है ईसाई धर्म, 24%। ऐसा कोई धर्म नहीं बताया जाता है इसमें नास्तिक के तौर पर। 1.8% इस्लाम है और 2.6% अन्य धर्म को मानने वाले। 27 देशों के नाम यहाँ बताए गए हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड। 15वें नंबर में है इटली, 16 में लातविया, 17 में लिथुआनिया, 18 में लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। यूरोपियन संघ की जो परिषद होती है उसकी अध्यक्षता करता है फ्रांस, ठीक है। वो लास्ट देश जो कि इसमें शामिल हुआ क्रोएशिया 1 जुलाई 2013 को, और लास्ट देश जिसने इसको छोड़ा तो वो था यूनाइटेड किंगडम। 31 जनवरी 2020 की ये डेट बताई जाती। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था पेरिस की संधि के तहत 18 अप्रैल 1951, फिर रोम की संधि 1 जनवरी 1958, एकल यूरोपीय अधिनियम आया फिर 1 जुलाई 1987 को, फिर मास्ट्रिच की संधि होती 1 नवंबर 1993 को। तभी से यूरोपियन यूनियन काम में आता है। और ये इसका झंडा है, इसको आप देख सकते हैं, स्टार का एक सर्किल बनाया गया है यूरोपियन यूनियन का झंडा। यूरोपियन यूनियन के इतिहास को देखें तो 1950 में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड 6 देशों ने मिलकर के यूरोपीय व्यापार क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। साल 1957 में रोम की संधि होती है। इसने 1968 में सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया था। जैसे कि यदि कोई अपने देश में माल मंगवा रहा है, मान के चलिए ये इन देशों का एक ग्रुप है, ठीक है, ये 4 मेंबर या 6 मेंबर कंट्री का ग्रुप है। यदि एक देश दूसरे देश में माल भेज रहा है तो उसको कोई सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले सीमा शुल्क की बात आई थी कि हम अपने देश को सीमा शुल्क से फ्री कर देते हैं। 1968 में सीमा शुल्क को ख़त्म कर दिया। 1979 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूके आदि को इसमें जोड़ा गया था। पहली यूरोपीय संघ संसद भी 1979 में बनाई गई थी। फिर 1981 में ग्रीस, 1986 में स्पेन और पुर्तगाल शामिल होते हैं। फिर 1993 में होती है मास्ट्रिच की संधि। यूरोप में साझा आम बाजार की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1995 में ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड को जोड़ दिया गया। 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और
स्लोवेनिया देश जोड़े गए और इसके बाद 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए थे। यूरोपीय संसद की शक्तियों में वृद्धि की गई थी, मतलब लिस्बन की संधि 2009, इसने यूरोपियन संघ को अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत करने और हस्ताक्षर करने की भी पावर दे दी थी। अब हम देख लेते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध के बारे में। ठीक है, तो ये जो दोनों एंटाइटी हैं, भारत और यूरोपियन यूनियन, डेट बैक टू दिस टाइम विद इंडिया बीइंग अमॉन्गेस्ट द फर्स्ट कंट्रीज। उन सभी देशों में भी भारत शामिल हो गया, पहला देश हो गया था जिसने इस्टेब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। किसके साथ में भारत ने संबंध स्थापित करे थे? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ में, और ये बात है 1960 के दशक की। इसके बाद 1983 की बात है। हमारे जो रिलेशनशिप है ना और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब हमने इस्टेब्लिशमेंट किया था डेलीगेशन ऑफ यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन के डेलीगेशन को इस्टेब्लिश करा हमने नई दिल्ली में। इससे यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारे मजबूत संबंध होने लगे थे। फिर 1994 में एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था 1994 में, टूक द बायलैटरल रिलेशनशिप बियॉन्ड द ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मतलब हमारे जो रिलेशन थे वो ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन से भी हट करके और जो अन्य क्षेत्र हैं उधर पर बढ़ गए। 2004 में एट द 5th इंडिया EU समिट एट द हैग इन 2005, भारत EU समिट का आयोजन हुआ था हैग, नीदरलैंड 2004 में 5वें नंबर का। तो हमारी जो रिलेशनशिप थी ये और भी ज़्यादा अपग्रेडेड हो गई थी टू ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। अब हम उसके स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गए थे। 2005 की बात करें तो दोनों ही तरफ से एडॉप्ट किया गया था जॉइंट एक्शन प्लान्स 2005 में, शॉर्टकट में JP कहते हैं, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथनिंग डायलॉग। हमारे जो बीच की बातचीत है वो मजबूत हो सके, संबंध हमारा मजबूत हो सके, एंड कंसल्टेशन मैकेनिज्म। ठीक है, हमारा जो कंसल्टेशन का मैकेनिज्म है वो भी मजबूत होगा, डायलॉग भी हमारा मजबूत होगा इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। इसके साथ साथ में जो ट्रेड है हमारा और भी ज़्यादा हो सके, इन्वेस्टमेंट भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, एंड ब्रिंगिंग पीपुल एंड कल्चर्स टुगेदर, और लोगों का आदान प्रदान, इसके अलावा कल्चर का भी आदान प्रदान होते रहे। 2012 की यदि हम बात 2007 को देख लेते हैं, 2007 में हाई लेवल ट्रेड ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ था किसके? JEP के अंतर्गत, मतलब कि जॉइंट एक्शन प्लान के अंतर्गत। रिकमेंडेड द इनिशिएटिव ऑफ नेगोशिएशन ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बार यहाँ पर बात करी गई FTA के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ नेगोशिएशंस बिगिनिंग इन 2007। फोकस किया गया था लिमिटिंग अप टू 90% ऑफ टैरिफ, मतलब हम टैरिफ को 90% ख़त्म कर देंगे, एंड द लिबरलाइजेशन ऑफ द सर्विस एंड मार्केट एक्सेस, मतलब कि आप अपना सर्विस को खोलोगे, मार्केट को खोलोगे। तो मार्केट यूरोपियन यूनियन के लिए हमें खोलना पड़ा, 2007 की ये बात है। लेकिन FTA में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली थी। एंड द 2012 अरेस्ट ऑफ इटालियन मैरीन्स। ठीक है, जो इटालियन मैरीन थी उसको इंडिया की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उस टाइम में एक घटना हुई थी ना केरला में, वहाँ के जो नौसैनिक थे उन्होंने इंडियन फिशरमैन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। विच नॉट ओनली अफेक्टेड टाइज बिटवीन इटली एंड इंडिया बट आल्सो लीड टू इंक्रीज टेंशन विद यूनियन। ठीक है, तो इटली के साथ में जब ऐसा हुआ तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो संबंध थे वो और भी ज़्यादा खतरे में चले गए थे। देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होते जा रहा है। बोथ इंडिया एंड EU थ्रू देयर वेरियस जॉइंट स्टेटमेंट एंड इनिशिएटिव हैव इंटेंसिफाइड देयर पार्टनरशिप। कई सारे इनिशिएटिव उन्होंने लिए दोनों देशों ने, ताकि उनकी जो पार्टनरशिप है स्ट्रेटजिक एरियाज़ में, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग, यहाँ जो सहयोग है उसको तेज किया जा सके। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं? पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। ठीक है, 2001, बाद में इसमें संशोधन किया गया था 2007 में। जॉइंट विजन स्टेटमेंट फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमोशन और कोऑपरेशन वाला एक एग्रीमेंट था 2001 का।
कस्टम्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2004, फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल अफेयर्स, एम्प्लॉयमेंट और सोशल अफेयर्स वाला एग्रीमेंट 2006 में साइन हुआ। हॉरिजॉन्टल सिविल एविएशन एग्रीमेंट 2008 में साइन किया गया था। इसके अलावा जॉइंट डिक्लेरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 2008 में साइन किया गया। फिर एक डिक्लेरेशन हुआ था मल्टीलिंगुअलिज्म 2009 में, ठीक है, जिसमें बहुत सारी भाषाओं पर जोर दिया जाता है, एक ही लैंग्वेज पर नहीं। फिर एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिसर्च, एक एग्रीमेंट 2009 में साइन हुआ। फिर कल्चर के ऊपर 2010 में, 2012 में स्टैटिक्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन कोऑपरेशन 2012, और फिर एनर्जी के मामले में 2012 में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था। ट्रेड से संबंधित फैक्ट यदि हम देखें तो यूरोपियन यूनियन इंडिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है वो बताया जा रहा है 62.8 बिलियन यूरो। वर्थ ऑफ द ट्रेड इन गुड्स इन 2020, इतने मूल्य का ट्रेड हुआ था 2020 में, या फिर 1% ऑफ टोटल इंडियन ट्रेड, मतलब कि जितना भी ट्रेड हो रहा था उसका 1% ये 62.8 बिलियन यूरो है। आफ्टर चाइना 12% एंड द यूएस 11.7%, मतलब कि सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा हुआ था चाइना के साथ में, फिर यूएस के साथ में, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ में। EU इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, 14% ऑफ द टोटल आफ्टर द USA। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए यूरोपियन यूनियन सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन रहा है। सबसे ज़्यादा अमेरिका को माल भेजा जाता है, ठीक है, मतलब कि हम यूरोपियन यूनियन को कितना भेजते हैं, 14%, जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका। इंडिया इज़ द EU's 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। वहीं यूरोपियन यूनियन की दृष्टि से देखें तो इंडिया 10वें नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 1.8% हिस्सेदारी रखता है टोटल ट्रेड जो कि गुड्स का हो रहा है 2020 में हुआ था। वेल बिहाइंड चाइना 16.1%, USA 15%, UK 12.2%। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है इंडिया के एक्सपोर्ट का जो सबसे ज़्यादा इंडिया करता है यूरोपियन यूनियन को, वो है इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, जेम एंड ज्वेलरी, इसके अलावा अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड केमिकल्स। एडिशनली ओवर 6,000 यूरोपियन यूनियन कंपनीज आर सेट टू ऑपरेट इन इंडिया, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 6 मिलियन पीपल। 6,000 से भी ज़्यादा यूरोपियन यूनियन की कंपनियां कह रही हैं कि हम ऑपरेट करेंगे इंडिया में, प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को, 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक से रिलेटेड। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसको शॉर्टकट में SUP भी हम कहते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है। किस प्रकार से? उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप उसको एक बार यूज़ करोगे और उसके बाद उसको फेंक दोगे। यूज़ एंड थ्रो वाले को बोलते हैं हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जैसे कि आपने चिप्स लिया, चिप्स का जो प्लास्टिक का पैकेट है आप उसको खाते हैं और उसको फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार से नाश्ते की जो पत्ता लाते हैं प्लास्टिक वाले दोने आते हैं, पानी की बोतल हो गई, ये सारी चीज़ें सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कैटेगरी में आती हैं। तो हम देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या आई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको CPCB हम कहते हैं, इसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध लागू करने के लिए कुछ उपाय करे। सरकार चाहती है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन लगाया जाए, लेकिन इसका बैन लगाना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि प्लास्टिक की जगह में हमें किसी दूसरी चीज़ की ईजाद करनी पड़ेगी। क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ करने से कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय तक हम चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, पानी से भी बचाता है, नमी नहीं आने देता है, लंबे समय तक चलते रहता, जंग इत्यादि से भी बचाता है चीज़ों को, और तो और बहुत लंबे कईयों साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने के लिए। और यदि हम इंडस्ट्री को बंद करते हैं तो इतना आसान नहीं होगा कि प्लास्टिक इंडस्ट्री को हम बंद कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बेरोज़गार हो जाएंगे। 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित SUP मदों की सूची साझा की गई है कि इतने सारे जो चीज़ें हैं उनको हमने प्रतिबंधित कर दिया है 1 जुलाई 2022 से, ठीक है। SUP सार्वजनिक शिकायत ऐप बनाया गया है जो जन भागीदारी को और भी ज़्यादा सक्षम बनाता है कि लोगों की भी भागीदारी हो सके। इसके लिए सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाई है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम लेवल बाय लेवल समाप्त करेंगे।
ऐसा कहना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो सीपीसीबी ने 30 जून 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता है। इसको प्रभावी बनाने के लिए व्यापक उपाय करे हैं। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने के लिए सीपीसीबी ने क्या क्या काम करा है? कच्चे माल की आपूर्ति को कम करना, जिन चीज़ों से प्लास्टिक बनाया जा रहा है वो रॉ मटेरियल ही कम कर दो। प्लास्टिक की मांग को कम करना है, ठीक है, तो मांग पक्ष के उपाय है। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह हमें दूसरी चीज़ का यूज़ करना है। इसके अलावा प्रभावी निगरानी के लिए डिजिटल युक्ति और जागरूकता पैदा करना, और जो भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं वो सही तरीके से लागू हो सके, इसके लिए राज्य बोर्डों को निर्देशित करना है। तो यदि हमें जब कभी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने के उपाय लिखना हो तो हम ये सारे उपाय लिख सकते हैं, ठीक है। पहली बात क्या है? रॉ मटेरियल को हमें कम करना है, उसकी जो सप्लाई हो रहा है उसको रोकना है। प्लास्टिक की डिमांड को हमें कम करना है, ठीक है। दूसरी बात, प्लास्टिक के जो विकल्प हैं, प्लास्टिक की जगह और कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सब्ज़ी लेने के लिए आप जाते हैं तो पॉलीथीन में आप सब्ज़ी लेके आते हैं, उसकी जगह में आप घर से खुद थैला लेकर के जा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक की जो पन्नियाँ आ रही हैं उनकी जगह पे दूसरी चीज़ कपड़े के थैले का इस्तेमाल किया जा सके। सरकार को निगरानी भी रखना है, इसके लिए वो क्या है ना, डिजिटल युक्तियों का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है। लोगों में जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी करती है वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए राज्य बोर्डों को दिशा निर्देश जारी करना है। PWM नियमावली 2016 क्या कहती है? गुटखा, तंबाकू, पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए जो यूज़ की जाती है प्लास्टिक सामग्री, उस पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। ये हमारे लिए काम की बात है। ये कब से आया है? लागू हुआ है 2016 से। फिर इसमें कुछ संशोधन किया गया था 2021 में। इसके अनुसार 75 माइक्रोन से कम, ठीक, रिसाइकिल प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर 2021 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे पहले गुटखा, तंबाकू के पाउच पर प्रतिबंध लगाया गया, प्लास्टिक वाले। इसके बाद जो कैरी बैग रहता है, पॉलीथीन रहता है, उसका साइज़ दिया गया है यहाँ पर 75 माइक्रोन से कम, ठीक है, 75 माइक्रोन से कम रिसाइकिल के वर्जिन या फिर रिसाइकिल प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, बाहर से नहीं मंगवा सकते, इकट्ठा करके नहीं रख सकते, वितरण भी नहीं सकते। बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर 2021 से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जबकि जो 2016 की नियमावली थी के तहत पहले 50 माइक्रोन की अनुशंसा की गई थी। पहले सरकार ने कहा था 50 माइक्रोन, ठीक है, अब इसको बढ़ा करके 75 माइक्रोन कर दिया गया है। इसके अलावा 12 अगस्त 2021 की अधिसूचना 1 जुलाई 2022 से कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई, जैसे कि 1 जुलाई 2022 से निम्नलिखित चिन्हित सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री, उपयोग को प्रतिबंध किया गया है, जिनका यूज़ कम और गंदगी फैलाने में, मतलब कि जिसको हम यूज़ तो कम कर रहे हैं लेकिन गंदगी ज़्यादा फैल रही है। प्लास्टिक स्टिक के साथ साथ ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक का यूज़ करना, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम के लिए स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइलिन मतलब थर्मोकोल का यूज़ करना, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे जैसे कि कटलरी। मिठाई के डिब्बों के चारों ओर रैपिंग या पैकिंग में जो फिल्म इस्तेमाल करी जाती है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कागज़ बना दिए, कागज़ का एक डिब्बा बनाए, डिब्बा के अंदर तरफ में प्लास्टिक की फिल्म लगा दिए, तो उस टाइप से भी इसमें प्रतिबंध की बात करी गई है। निमंत्रण कार्ड, ठीक है, जो आप निमंत्रण कार्ड देते हैं उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा। सिगरेट के पैकेट 100 माइक्रोन स्टीरर से कम के प्लास्टिक या फिर PVC बैनर, प्लास्टिक के जो बैनर है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, जो वस्तुएं के नाम यहाँ बताए गए हैं उसकी सप्लाई पर रोक लगाने के लिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर डायरेक्शन जारी कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जितनी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ना, इनको प्रतिबंधित SUP उत्पादन में लगे उद्योगों को प्लास्टिक के कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया। कोई इंडस्ट्री यदि प्लास्टिक बना रही है तो उसको कच्चा माल की आपूर्ति ही मत करिए। इसके अलावा
जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक में लगे जो उद्योग हैं इनको वायु या फिर जल अधिनियम के तहत प्रचालन करने के लिए सहमति को संशोधित या निरस्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कस्टम अथॉरिटी को कहा गया है कि आप जो है इंपोर्ट को स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, सरकार ने जिन जिन चीज़ों को बैन किया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम को, कस्टम अथॉरिटी को बोला गया है कि आप उसके आयात को एकदम बैन कर दो, बंद कर दो। जो कहीं लूप होल दिखाई देगा तो लोकल अथॉरिटीज़ को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि आप इशू कर दीजिए फ्रेश कमर्शियल लाइसेंस, नए नए लाइसेंस आप दीजिए। किस कंडीशन पर? कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का आप को बेचोगे नहीं, यूज़ नहीं करोगे उनके परिसर में। एंड द एग्जिस्टिंग कमर्शियल लाइसेंस सेल बी कैंसिल्ड। ठीक है, और उनका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा यदि वो सिंगल यूज़ बैन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो। देखिए, सीपीसीबी ने ऑलरेडी इशू कर दिया है वन टाइम सर्टिफिकेट टू अराउंड 200 मैन्युफैक्चरर्स। सीपीसीबी ने लगभग 200 मैन्युफैक्चरर्स, 200 उद्योगों को एक टाइम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने ऑलरेडी इशू कर चुका है, इशू किया है। ठीक है, वन टाइम सर्टिफिकेट ऐसे मैन्युफैक्चर जो कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक बनाते हैं, मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसका यूज़ हम खाद के रूप में कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट है, इस यहाँ पर आपको किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रिन्यूअल करवाते रहिए, विच इज़ इन द लाइन विद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी। इसका मतलब ये है सरकार बिजनेस को भी बढ़ावा दे रही है और पॉल्यूशन को भी कम कर रही है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी कम कर रही। वहीं एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया गया है टू फैसिलिटेट सर्टिफिकेशन ऑफ दिस मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ताकि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो जो इस प्रकार की सर्टिफिकेशन है उसको प्राप्त कर सकें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। वहीं दूसरी बात, एमएसएमई को भी सपोर्ट किया जा रहा है। सीपीसीबी किसके साथ में मिलकर काम कर रही है? सीपेट के साथ में। CIPET इज़ ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप फॉर MSMEs अक्रॉस द कंट्री टू ट्रांजिशन टू अल्टरनेटिव टू SUP। ठीक है, बहुत सारी बैठकें की जा रही हैं ताकि MSME के लोगों को बताया जा सके कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह में इनका यूज़ करिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करिए। 3 such वर्कशॉप हैव बीन हेल्ड एट रांची, गुवाहाटी एंड मदुरई। इस प्रकार के आयोजन कहाँ कहाँ किए गए हैं? रांची, गुवाहाटी और मदुरई में किए गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव टू पेट्रो बेस्ड प्लास्टिक इज आल्सो बीइंग परस्यूड इन कोलैबोरेशन लीडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन लाइक IISc एंड सीपेट। तो जो पेट्रो बेस्ड प्लास्टिक है उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करें, तो उसके लिए कोलैबोरेशन किया जा रहा है IISc और सीपेट के साथ में। तो सरकार को जहाँ एक तरफ में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें स्टूडेंट, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्व सहायता समूह, इसके अलावा लोकल NGO, CSO, RWS, मार्केट एसोसिएशन, कारपोरेट एंटिटी। दूसरी तरफ CPCB को भी कंडक्ट कराने की ज़रूरत है सरप्राइज इंस्पेक्शन। अचानक से ही छापामारी चालू कर दीजिए गुटखा, पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अक्रॉस द कंट्री टू चेक यूसेज ऑफ द प्लास्टिक इन पैकेजिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। तभी जाकर के हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकते हैं। द हिंदू की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, इंडिया और चाइना के रिलेशन को ये बात बताती है। देखिए, सरकार ने अपनी बॉर्डर से सटे जो कंट्री हैं उनसे ट्रेड के लिए कुछ रूल को टाइट कर दिया था। जैसे कि FDI पॉलिसी की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें तो सरकार ने ये मैंडेट कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था कि गवर्नमेंट की नोट आपको चाहिए, सहमति मतलब अनुमति चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज़ दैट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया। जो भी लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ में, उनको अनिवार्य है क्या? अनुमति लेना सरकार से, FDI यदि वो चाहते हैं इंडिया में तो। दूसरी बात, कस्टम रूल्स भी नोटिफाई कर दिए गए थे ताकि प्रिवेंट किया जा सके डंपिंग ऑफ चीप चाइनीज़ गुड्स इन इंडिया। चाइना जो सस्ता आइटम हमारे भारत में डंप कर देता है, इकट्ठा बेच देता है, उसको भी सरकार रोकने का प्रयास कर रही है ताकि इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो कंपटीशन कर सकें, वो सरवाइव कर सकें। ऐसा ना हो कि उनका धंधा ही चौपट हो जाए, क्योंकि चाइना से बना हुआ माल लोग खरीदेंगे क्योंकि वो सस्ता है, और हमारे यहाँ का महंगा है तो उसको लोग नहीं खरीदेंगे। मई 2020 में क्या होता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर मेक इट कंपलसरी फॉर कंपनीज टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर ऑफरिंग सिक्योरिटीज़ टू एनी एंटिटी। ठीक है, आप किसी भी संस्था को सिक्योरिटी दे रहे हो
भारत की कोई संस्था है और वो बाहर से सिक्योरिटी लेना चाहती है, ऑफरिंग सिक्योरिटीज़ टू एनी इंटाइटिटी फ्रॉम ए कंट्री दैट शेयर ए लैंड बॉर्डर, ठीक है। मतलब भारत की किसी इंटाइटिटी को यदि कोई बाहर की चाइना की कोई कंपनी क्या दे रही है, सिक्योरिटी दे रही, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है, सरकार ने ऐसा कर दिया है। फिर जून 2022 में एमसीए ने अनिवार्य कर दिया था एक सिक्योरिटी क्लियरेंस इफ़ एन इंडिविजुअल फ्रॉम ए कंट्री शेयरिंग ए लैंड बॉर्डर इंटेंड टू बिकम ए डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर इन एन इंडियन कंपनी। मतलब यहाँ ये है, जैसे कोई भारत की कंपनी है LIC, उसका यदि उसे डायरेक्टर बनना है, शेयर होल्डर बनना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस को अनिवार्य कर दिया है। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि चाइना इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है और सरकार ने नियम कानून भी ऐसे लेके आई थी, क्योंकि उस टाइम में जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था ना, तो सरकार ने इस प्रकार के इंसिडेंट उठाए थे। अब हम इस प्रकार के नियम कानून यदि ला देते हैं, रूल्स रेगुलेशन को कठोर बना देते हैं, तो हमारे यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रभावित होता है। पिछले 2 साल में आप देख लोगे तो चाइनीज़ कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो कितना रहा, लगभग 0 रहा है, ड्यू टू वेरियस रेगुलेटरी मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो ट्रेड रहा है दोनों कंट्री के बीच में वो रहा है, वो प्रभावित हुआ है लगभग $125 बिलियन का पिछले साल। अप्रैल जून 2020 का आंकड़ा आप देख लीजिए, FDI चाइना से था, ठीक है, 2000 सही हमने काउंटिंग करे हैं, वो 15,422 करोड़ था। जबकि फर्स्ट क्वार्टर देखें 2022 का, इट हैज़ कम डाउन टू 12,622 करोड़, 15,000 से 622 करोड़ हो गया, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डाटा। प्रधानमंत्री हाल ही में गुजरात के दौरे पर गए थे और कल उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को वहाँ पर चालू किया है। इसमें तो एक रेलवे का कॉरिडोर बनाया गया है माल की ढुलाई के लिए, ठीक है, उसको नाम भी हम देख लेते हैं, DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 357 किलोमीटर का है, पालनपुर मादर सेक्शन, ठीक है, 16,000 करोड़ रुपए की लागत बताई गई है। इसके अलावा उन्होंने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी रखा है, सूरत, उधना, सोमनाथ और साबरमती रेलवे स्टेशन का, उनको फिर से डेवलप किया जाएगा। उन्होंने डेडिकेट किया था 1,38,000 हाउसेस वर्थ 1,800 करोड़ इन अर्बन एरियाज़, ठीक है, 1,38,000 हाउस डेडिकेट किया, समर्पित किया, जिसकी कीमत है 1,800 करोड़ रुपए, कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, शहरी क्षेत्र में, एंड 1,530 करोड़ इन रूरल एरियाज़, 1,530 करोड़ दिए गए गांव की तरफ घर बनाने के लिए। द हाउसेस हैव बीन बिल्ट, और ये जो घर बनाए गए हैं वो पार्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY स्कीम का अंतर्गत, जिसके तहत घर बनाए जा, पक्के मकान प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर न्यू कैंपस ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी वडोदरा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नया कैंपस है वडोदरा में, उसको भी उद्घाटन करा था। द न्यू कैंपस विल बी डेवलप्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 425 करोड़ रुपए एंड विल बी एबल टू एकोमोडेट 2,500 स्टूडेंट, और यहाँ पर 2,500 स्टूडेंट एकोमोडेट कर सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि करेंट में जो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंक्शन करती है टेम्पररी कैंपस में गांधीनगर में, अब चूँकि चुनाव आने वाला है गुजरात में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात एक प्रकार से न्यूट्रिशन स्कीम है प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स के लिए, जो कि गर्भवती महिलाएं, उसके लिए ये योजना चालू करी गई है। विथ एन आउटले ऑफ 800 करोड़ द स्कीम विल सी मंथली सप्लाई ऑफ 2 किलो चिक पीस, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दिया जा रहा है, ये बताया जाता है कि हर महीने में आपको 2 किलो चिक पीस प्रोवाइड किया जाएगा जो गर्भवती महिला है, 2 किलो आपको चना दिया जाएगा, 1 किलो आपको पीली तुअर दाल दी जाएगी और 1 किलो आपको ईडेबल ऑयल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आंगनवाड़ी सेंटर फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के तक आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। ये 2 किलो चना, 1 किलो तुअर दाल और 1 लीटर आपको तेल दिया जाएगा आंगनवाड़ी सेंटर के माध्यम से। दिस स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द बजट प्रेजेंटेड इन द असेंबली फॉर द ईयर 2022-23, और इस स्कीम की घोषणा की गई थी जो असेंबली का जो बजट हुआ था गुजरात असेंबली का 2022-23 के लिए, उसमें इस स्कीम का उल्लेख किया गया था, मुख्यमंत्री मातृशक्ति स्कीम। और भी बहुत सारी योजनाएं जो कि स्टेट में चल रही, जैसे कि पोषण सुधा योजना,
एक और प्रोग्राम है जो कि एड्रेस करता है द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन की जो पोषण की समस्याएं हैं उसको हेल्प करने के लिए कौन सी एक और स्कीम है, पोषण सुधा स्कीम। प्रधानमंत्री मातृशक्ति स्कीम, पोषण सुधा योजना, ये दोनों ही योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं ताकि प्रेग्नेंट वुमन को पोषण से संबंधित दिक्कतों का सामना ना कर। और इसको एक्सपांड कर दिया गया है सभी जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया हैं गुजरात के वहाँ पर, और लगभग 1.36 लाख ट्राइबल वुमेन विल बी बेनिफिट फ्रॉम इट ऑन ए मंथली बेसिस। महीना के हिसाब से देखोगे लगभग हर महीने 1.5 लाख ट्राइबल वुमेन इससे फ़ायदा उठाने वाली हैं। साइंस की भी कुछ खबरें आई हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली न्यूज़ आई है साइंस की, वो बताती है कि मंकी पॉक्स का जो फैलाव हो रहा है सस्टेनेबल तरीके से, आखिर किस प्रकार से, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि उसके सस्टेनेबल इन्फेक्शन या फिर प्रसार को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। तो सबसे पहले मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड चीज़ें हम देख रहे हैं। मंकी पॉक्स वायरस एक प्रकार का वायरल डिसीज़ होता है, वायरल बीमारी रहती है, वायरस के माध्यम से फैलती है। इसको हम जूनोटिक डिसीज़ कहते हैं, वायरल जूनोटिक डिसीज़। क्यों? क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन में फैला है और इसको आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे कि जो पॉक्स की बीमारी रहती है ना, एमंग मंकीज, हेंस इट इज़ नेम्ड मंकी पॉक्स। तो जिस प्रकार से मंकी में ये पाया जाता है तो उसके नाम से ही ये मंकी पॉक्स इसका नाम रखा गया है। और अभी ये एंडेमिक ही है, पेंडेमिक नहीं हुआ है। ठीक है, नाइजीरिया के लिए ये तो एंडेमिक बीमारी ही है। तो इसका कारण क्या है? मंकी पॉक्स वायरस इस बीमारी का कारण ये मेंबर है जो कि आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस। ठीक है, किसका मेंबर है ये? आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस का। और इसकी फैमिली कौन सी है? फैमिली है पॉक्स विरिडाई। देखिए, ये वायरस प्राकृतिक रूप से कौन सी जगह पे रहता है? एनिमल में रहता है, बंदर में रहता है, या फिर कहीं और रहता है? अभी वो डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन द डिसीज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मैनी एनिमल्स। लेकिन ये जो डिसीज़ है ना, ये रोग है, कई सारे एनिमल्स में हमको देखने को मिला है। एनिमल्स नोन टू बी सोर्सेज ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इंक्लूडेड मंकीज, एपेस, ए वेराइटी ऑफ रोडेंट जिसमें रैट, माइस, स्क्विरल्स, ठीक है, पेरियाई डॉग्स और रैबिट भी शामिल है। कई सारे जीव इसमें शामिल किए गए हैं। आउटब्रेक की यदि हम बात करें तो ये पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1958 में। कहाँ? बंदरों में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और ह्यूमन में पहली बार देखा गया था 1970 में। कहाँ पर? DRC में ही। फिर 2017 में नाइजीरिया एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड आउटब्रेक। ठीक है, 2017 में सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में केसेस देखने को मिले, 40 ईयर्स आफ्टर द लास्ट कन्फर्म केस। ठीक है, कब? 40 साल बाद। सब्सक्वेंटली द डिसीज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मैनी वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज। और इसके बाद ये पूरे वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में फैल गया था। सिम्टम यदि हम बात करें तो आप देखते ही हो, पिक्चर में कई बार आप देखिए हो, मंकी पॉक्स में बॉडी है उसमें लाल लाल चकते टाइप के उभर कर आ जाते हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स की बीमारी। लेकिन फीवर, मेलाइज एंड हेडेक ये आपको हो सकता है, आर एज यूजली मोर सीवियर देन चिकन पॉक्स इन्फेक्शन। चिकन पॉक्स से भी ज़्यादा आपको ज़्यादा हेडेक रहेगा, फीवर भी उससे ज़्यादा ही रहेगा। तो अर्ली स्टेज ऑफ डिसीज़ की बात करें तो मंकी पॉक्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जो शुरुआती जो लक्षण रहते हैं वो स्मॉल पॉक्स से थोड़े विशिष्ट टाइप के रहते हैं। बिकॉज द लिम्फ ग्लैंड गेट्स इनलार्ज, क्योंकि जो हमारा जो लिम्फ ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है। ट्रीटमेंट और वैक्सीन की यदि हम बात कर लें तो देयर इज़ ए नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल फॉर मंकी पॉक्स इन्फेक्शन। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल है। यदि पिछले पुरानी बात को हम देखें तो एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसको यदि आप लगा रहे थे तो 85% ये इफेक्टिव नज़र आ रही थी, जो कि प्रिवेंट करती है मंकी पॉक्स को। लेकिन वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1980, तो जो वैक्सीन थी वो भी ख़त्म हो गई। करेंटली देयर इज़ ए नो ग्लोबल सिस्टम इन द प्लेस टू मैनेज द स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स विथ ईच कंट्री स्ट्रिंग टू कंटेन एनी आउटब्रेक वेन एवर इट्स ऑकर। और दिक्कत वाली बात यह है कि ये केवल अफ्रीका में फैला है, बाकी की अदर कंट्री में यदि ये फैलता तो जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला है उसकी वैक्सीन डेवलप हुई है, तो मंकी पॉक्स के लिए भी ज़रूर कोई ना कोई वैक्सीन या फिर दवाई अभी तक आ ही जाती। देखिए, ज़्यादातर जो मंकी पॉक्स का आउटब्रेक हो रहा है एंडेमिक कंट्रीज़ में, जैसे कि नाइजीरिया, तो ज़्यादातर जो रीज़न है वो रीज़न है एनिमल से ह्यूमन। जो वायरस है एनिमल से ह्यूमन में फैल जा रहा है।
ठीक है। पहला जो रीजन बताया जा रहा है मैन सेक्स विथ मैन, शॉर्टकट में MSM ही हम इसको बोलेंगे। मैन हु हैव सेक्स विथ मैन हैव ऑलवेज बीन एट रिस्क ऑफ ए सस्टेन्ड आउटब्रेक। आउटब्रेक हमको देखने को मिलेगा, कंटिन्यू देखने को मिलेगा, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है MSM, यही सबसे ज़्यादा रिस्क में रहता है। द रीज़न वाई दिस हैड नॉट हैपन अर्लियर माइट बी बिकॉज द वायरस हैड नॉट रीच दिस कम्युनिटी। अब यही एक प्रमुख कारण क्यों बन रहा है, क्योंकि अभी तक ये वाली कम्युनिटी में वो तो फैला नहीं है, तो अब ये मैन टू मैन ये फैलने लगा। दूसरा फैक्ट बताया जा रहा है, ठीक है, कुछ हिस्सा MSM लोगों का, MSM इंडिविजुअल हु हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर, यदि दो व्यक्ति थे, दो से और भी ज़्यादा, कोई एक ही व्यक्ति, इसका एक पार्टनर है, एक व्यक्ति, दूसरा पार्टनर भी है एक व्यक्ति, दूसरा 3 पार्टनर है, ऐसे कई सारे यदि पार्टनर हैं तो ये जो है रैपिडली स्प्रीड हो सकता है मैनी पीपल इन द MSM कम्युनिटी। तो MSM क्या है, ये मैन विथ मैन। इसके अलावा यदि देखा जाए तो 10,000 तक एडिशनल केस में बी ऑब्जर्व इफ ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इन्फेक्शन आर इंट्रोड्यूस इनटू द नॉन MSM सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नेटवर्क। देखिए 10,000 से भी एडिशनल केस ऑब्जर्व हो सकते हैं, ठीक है, यदि जो सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इन्फेक्शन है ना, जो कि इंट्रोड्यूस हो जाता है किसमें, नॉन MSM सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नेटवर्क। मतलब कि MSM से यदि दूसरी तरफ ये चला गया, ठीक, वुमेन की तरफ चला गया, तो केसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यदि आप सफिशिएंट इंटरवेंशन नहीं करते हैं, देयर मे बी कंटिन्यू ग्रोथ इन केस बढ़ते ही जाएंगे, मैन हु हैव सेक्स विथ मैन। दूसरी बात, जो मंकी पॉक्स वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकता है किसी को भी। द हेट्रोसेक्सुअल पॉपुलेशन टू विल बी अफेक्टेड इफ द स्प्रीड ऑफ दिस वायरस नॉट कंटैक्ट। तो एक मैन विथ मैन है और दूसरा मैन विथ वुमेन है, तो ये वाले ग्रुप में भी ये फैल सकता है यदि हमने इसको रोका नहीं तो। द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, जिसको शॉर्टकट में RO कहते हैं, फॉर द मंकी पॉक्स इन द MSM नेटवर्क में बी ओवर 1 विच मेक्स कंटेनमेंट ऑफ आउटब्रेक ए चैलेंज। मंकी पॉक्स से रिलेटेड अभी तक जो प्रसार हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 15 जून की डेट तक यदि हम देखें तो टोटल 1882 मंकी पॉक्स केसेस हैव बीन लैब कन्फर्म्ड। 1582 केस अभी तक कंफर्म किए जा सकते हैं और ये फैल चुका है 30 कंट्रीज़ में पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में। 1158 कंफर्म केसेस आए हैं, 52 कंट्रीज़ हैं। यूरोप हैज़ रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, यूरोप में सबसे ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिले अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। और US हैज़ रिपोर्टेड 83 केसेस अक्रॉस 19 कंट्रीज एज ऑफ 19 जून। अगली साइंस वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, जो सुपर साइक्लोन अम्फान आया था, तो अम्फान को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने और भी ज़्यादा गति प्रदान कर दी, उसको और भी ज़्यादा उग्र या फिर प्रबल बना दिया था। तो जो मैरीन हीटवेव है उनके ऊपर अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि आखिर कैसे करके जो मैरीन समुद्री हीटवेव चल रही थी उन्होंने इसको एकदम फ्यूल, ईंधन दे दिया था सुपर साइक्लोन अम्फान को। देखिए सरफेस वार्मिंग तो हो ही रहा है, ओशियन का जो लेवल स्तर विन्यास है और जो वार्मिंग है बिलो द सरफेस आल्सो प्लेड ए रोल। तो 2-3 बातें हैं जिन्होंने अपना रोल निभाया था। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बढ़ रहा है, इज़ द प्राइमरी फैक्टर फॉर एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जिसका जिम्मेदार ह्यूमन है, क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है। द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कैन ट्रैप द रेडिएशन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड नॉट इट लेट टू गो इनटू स्पेस। ठीक है, सूरज की रेडिएशन धरती पर आती है, धरती से वो वापस नहीं जा पाती है क्योंकि जो CO2 का कंसंट्रेशन है उसको रोक लेता है और इसी से हमारी धरती गर्म होती है। दिस ट्रैपिंग ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी इंक्रीज, अब हमारी धरती में एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई है, यही इंक्रीज़ कर रही है एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर को और वार्म्स द क्लाइमेट, और इसी से जलवायु गर्म हो रही है। वी नो एज ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कैपेसिटी को देखें, वो एब्जॉर्ब कर सकता है हीट को, वो बहुत कम हो गई है। मोर देन 90% ऑफ द एक्स्ट्रा हीट दैट हैज़ बीन ट्रैप्ड